दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ऑप्शन देखिए 2000, 2008, 2012 या 2015 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2008 में। दोस्तों क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई और इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बदलाव के नियंत्रण के लिए नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना है। अगला प्रश्न है देखिए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरी यानी महासागर, वन, पर्वतीय या मरुस्थली? तो सही उत्तर है सागरी। आप जान लीजिए दोस्तों, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय या महासागर है और किसी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता उसके जैविक और अजैविक घटकों पर निर्भर करती है। अजैविक घटक जैसे तापमान, प्रकाश आदि जैविक घटकों को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, बिक्री कर, आयकर, उत्पाद कर या फिर सेवा कर? तो इसमें आप देख सकते हैं आयकर। आयकर यानी इनकम टैक्स दोस्तों, ये एक प्रत्यक्ष कर होता है। तो प्रत्यक्ष कर कोड आयकर से संबंधित है क्योंकि आयकर डायरेक्ट टैक्स होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है? गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, कोरल रीफ में या फिर मरुस्थल में? तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रजाति विविधता सापेक्षतः सर्वाधिक होती है और उष्णकटिबंधीय वर्षावन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं और भूमध्य रेखा के पास होने के कारण इनका औसत तापमान भी अधिक रहता है। सघन वन होने के कारण यहाँ पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विविधता यानी जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव क्या है? आपको बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो वैश्विक ताप वृद्धि यानी विश्व के तापमान में वृद्धि को हरित गृह प्रभाव से संबंधित माना जाता है। और आप जान लीजिए कि पृथ्वी द्वारा उपस्थित कुछ गैसें जिनको हरित गृह गैसें कहा जाता है, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि, ये सूर्य के ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि, संचार, स्वास्थ्य या शिक्षा? तो सही उत्तर है स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एबीसी इंडेक्स एक प्रकार का स्वास्थ्य सूचकांक है और ये शिशुओं और बच्चों की उपलब्धियों का सूचक 4 बुनियादी पहलुओं उत्तरजीविता, पोषण, टीकाकरण और स्कूली शिक्षा के आधार पर मापता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? आपको बताना है एथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? तो सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। आप देख लीजिए, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस में लगभग 60 से 90% पाई जाती है और अल्प मात्रा में उपस्थित कुछ अन्य गैसें भी हैं जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। और आप जान लीजिए सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये प्राकृतिक गैस के 2 व्यावसायिक रूप हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग मीथेन होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन-सा शक्तिशाली उत्तेज्य पदार्थ होता है? ओज़ोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट? तो सही उत्तर है PAN यानी पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। दोस्तों, PAN एक द्वितीयक प्रदूषक यानी सेकेंडरी पोल्यूटर है, जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग में पाया जाता है। इससे आँखों में जलन और श्वसन संबंधी रोग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2019 में। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP योजना लॉन्च की है, और इसके तहत शहरी प्रदूषण से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और इनमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िले हैं शामिल हैं, जहां पर वायु प्रदूषण लेवल बहुत अधिक है। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये योजना 2019 में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? आपको बताना है। पुराणों में किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इक्ष्वाकु, ऑप्शन बी। दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। और आप जान लीजिए कि इक्ष्वाकु वंश प्राचीन भारत के शासकों का एक वंश है। इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशियों से हुई है और ये प्राचीन कौशल देश के राजा थे। इनकी राजधानी अयोध्या थी। और आप जान लीजिए कि रामायण और महाभारत में इन दोनों वंशों के अनेक प्रसिद्ध शासकों का उल्लेख है, और भगवान राम का संबंध भी इक्ष्वाकु वंश से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, अलग समिति। दोस्तों, अलग समिति ने मात्र पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। गरीबी रेखा की शुरुआत योजना आयोग द्वारा 1962 में की गई थी, और इसमें कई समितियों का गठन किया गया था। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये सारी समितियां थी। लेकिन अलग समिति ने जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उत्तर है मार्ग निर्माण, ऑप्शन सी सही उत्तर है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी मार्ग निर्माण के क्षेत्र से संबंधित थे। मौर्य काल में प्रशासन के मुख्य अधिकारियों का चुनाव राजा अमात्यों की सहायता से करता था, और प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र को अनेक भागों में बांटा गया था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ यानी 18 प्रकार के विभागों और उसके प्रमुखों की चर्चा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय अथवा सामाजिक असमानता? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक असमानता। दोस्तों, देखिए मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, और पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। इस सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर की जाती है: जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा, और इसके अलावा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो इसमें सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 14, गरीबी की संस्कृति का विकास किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये एक प्रमुख अर्थशास्त्री और मानवशास्त्री विचारक हैं, ऑस्कर लुईस। ऑस्कर लुईस द्वारा गरीबी की संस्कृति या सांस्कृतिक गरीबी का विचार प्रस्तुत किया गया था। ऑस्कर लुईस एक अमेरिकी मानव विज्ञानी थे। उन्हें स्लम वासियों के जीवन का ज्वलन चित्रण और उनके इस तर्क के लिए जाना जाता है कि गरीबी की एक क्रॉस जनरेशनल संस्कृति राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले सुमेलन कर लेते हैं। आप जान लीजिए बालू, बालू स्थल ये हरियाणा प्रांत में है, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। तो 3 2 4 1 मिलान करते हैं। 3 2 4 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धाड़ी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वो प्रतिवेदन कौन सा था? तो सही उत्तर है, वह प्रतिवेदन था आवर कॉमन फ्यूचर या हमारा साझा भविष्य। और 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित जिस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धाड़ी विकास पर चर्चा आरंभ हुई, वो प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर था। पर्यावरण के संबंध में वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी ओजोन क्षरण को कम करने के लिए, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए इसको भी हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो सही उत्तर दोनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी द्वारा किया गया है और सांबपुर यात्रोत्सव का संबंध सूर्य पूजा से था। तो इसमें देखिए दोनों ही कथन ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए। प्रश्न संख्या 18 और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 का है। शाही पद अधिनियम, ये दोस्तों शाही पद अधिनियम ये आपका 1876 का है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 का है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। विकल्प देख लेते हैं। 2 1 4 3 ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज ये कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ये चरवाहा समाज था। और मध्यकाल जो है जमींदारी व्यवस्था पर आधारित था। तो देखिए 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा पुराना है लेकिन इम्पॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा 1971 और 1981 में। कानपुर दोस्तों 1971 में और लखनऊ जो है 1981 में 10 लाखी नगर बने थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21 पर, निम्नलिखित नेताओं में से जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था वे थे M.K. गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदार या प्रतिनिधि नहीं थे। दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में, इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, सरोजनी नायडू कांग्रेस के महिला प्रतिनिधि, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिए जजमानी प्रथा ये उत्तर भारत की प्रमुख विशेषता है। 12 बलूट ये महाराष्ट्र की। मिरासी दोस्तों आप जान लीजिए कर्नाटक की। और अडाडे ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो 1 3 2 4
देखिए इस प्रश्न का उत्तर 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें सूची 1 में पुस्तकें और सूची 2 में उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। देखिए, द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। गीता रहस्य आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक की रचना है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो सही सुमेलन कैसे हो जाएगा? पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, 3, 4, 1, 2। यहाँ पर मिलान करते हैं, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुई बिर्थ या लुई ड्यूमांट के द्वारा। तो सही उत्तर है रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। सबसे पहले सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, आप जान लीजिए प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ये कारण है। जंगलों में आग लगा देना ये भी कारण है। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये भी कारण है। और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो दोस्तों जनसंख्या की तीव्र वृद्धि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें आप जान लीजिए फतवा-ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात-ए नासरी है। तो इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? किताबुल हिंद जो है अल मसूदी की रचना है, सबसे पहले किताबुल हिंद हो जाएगा। उसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो के बाद मिन्हास उस सिराज की तबकात-ए नासरी, और सबसे लास्ट में फतवा-ए जहांदरी जियाउद्दीन बर्नी। तो 3, 2, 4, 1, देखिए 3, 2, 4, 1 ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें अधिकारी और उनके कर्तव्यों का मिलान करना है। तो दीवान ए तन, देखिए दीवान ए तन जागीर और वेतन देखता था, ए का तीसरा हो जाएगा। इसके अलावा मुस्तारफी, इसका कार्य राज्य के आय व्यय का विवरण, आय व्यय का निरीक्षण करना होता था। मुशरिफ का कार्य कार्यालय को संभालना होता था। और वाकिया नवीस दोस्तों आप जानते हैं ये प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। तो 3, 4, 1, 2 सही सुमेलन आपका 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसमें सूफी संत और उनकी दरगाहों के बारे में वर्णन किया गया है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह अजमेर में है, बिल्कुल सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का दौलताबाद में, सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी का गुलबर्गा में, सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मुल्तान में, ये आपका सही नहीं है क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। और शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को शेख निजामुद्दीन औलिया ने आईने हिंद की उपाधि दी थी। इनकी जो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो मुल्तान में नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? झेलम, सतलज, गंगा और रावी। तो सही उत्तर है सतलज, ऑप्शन बी। सतलज एक ट्रांस हिमालय नदी है जिसका उद्गम कैलाश श्रेणी से होता है और यही नदी सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हालचू, रेंगमा, ओंजे और शोम्पेन। तो सही उत्तर है रेंगमा। दोस्तों हालचू, ओंजे, जेराव, सोम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। रेंगमा इसमें शामिल नहीं है।
तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ और अन्य जो परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए उपयोगी सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया है ताकि आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएं और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हमने इंगित किया और उसको दोहराया भी है ताकि आप आसानी से उन तथ्यों को याद कर सकें जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।